नमस्कार स्टूडेंट, आपका स्वागत है जेएचपी कोचिंग क्लासेस में। और मैं आपको रसायन विज्ञान क्लास 12 की अनसॉल्व्ड पेपर हल करने जा रहा हूं, जिसमें मैंने सेट नंबर 1 कंप्लीट करा दिया था और सेट नंबर 2 में मैंने आपको क्वेश्चन जो 1 से लगा करके 2 का घातक मैंने करा दिया था स्टूडेंट। आज मैं चलूँगा 3 का से स्टार्ट करूँगा। तो चलते हैं स्टूडेंट, बिना देरी किए जो 3 का नंबर हमारा जो क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो चलते हैं जल्दी से यहाँ पर, क्योंकि ज़्यादा देर ना हो। चलते हैं स्टूडेंट। तो 3 का हमारा क्या कह रहा है, 3 का कहा कि नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोषों को चित्रों की सहायता से समझाइए। ठीक है स्टूडेंट, तो चलते हैं हम यहाँ पर। आप यहाँ पर हेडिंग डाल सकते हैं नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष। क्या आप हेडिंग डाल सकते हैं? नॉन स्टाइकियोमेट्रिक नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष। तो ठीक है स्टूडेंट, हम यहाँ पर समझ लेते हैं ये क्या है। इसमें उत्तर हमें लिखना है। उत्तर में नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष के जो उत्तर में लिखना है, उत्तर में लिखना है कि वे बिंदु दोष जिनमें यौगिक की स्टाइकियोमेट्री भी विक्षुब्ध हो जाती है। नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष कहलाती है। ये स्टूडेंट हमें क्या दिया हुआ कि वे बिंदु दोष जिनमें यौगिक की स्टाइकियोमेट्री विक्षुब्ध हो जाती है, नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष कहलाती है। हम यहाँ पर स्टूडेंट उदाहरण की सहायता से समझेंगे तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे हम उदाहरण लेते हैं NaCl का, ठीक है ना। एग्जाम्पल में उदाहरण लेते हैं हम। उदाहरण है हमारे पास जैसे NaCl का, तो NaCl का हमने उदाहरण लिया और हम चित्र की सहायता से देखेंगे। जैसे हमारे पास ये क्या है, एक हमारे पास है चित्र स्टूडेंट। ये हमारे पास क्या है, चित्र है। ये हमारे पास ये बन गया चित्र। तो चित्र में सोडियम, ये होगा बड़ा कोल 1 2 3 4 और 5 6 7 8 हो गया। ये हो गए 10 के बाद हो गया ये छोटा, ये बड़ा। तो चित्र बना लेते हैं स्टूडेंट। तो चित्र में हमें समझ NaCl में जैसे हमारे पास क्या है, यहाँ Na प्लस और ये Cl माइनस और यहाँ भी Na प्लस Cl माइनस, ठीक है ना। Na प्लस और Cl माइनस, 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 Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस और Cl माइनस। इसी प्रकार से Na प्लस Cl माइनस और Na प्लस और Cl माइनस। ये हमारे पास क्या है, अब भी हम देख रहे हैं स्टूडेंट। यहाँ पर सोडियम भी है 10 और ये नहीं मतलब क्लोरीन भी 10 है। सोडियम और क्लोरीन का अनुपात कितना है, सोडियम और क्लोरीन का जो अनुपात है कितना है, 10:10 है। ठीक है ना। यहाँ पर अनुपात निकालेंगे तो कितना निकलेगा, Na प्लस क्लोरीन, तो कितना 1:1 निकलेगा यहाँ पर स्टूडेंट।
तो देखते हैं हम यहाँ पर अभी हमारे पास यहाँ स्टाइक्योमेट्री कोई दोष उत्पन्न नहीं हुआ है, क्योंकि अगर हमें इस संरचना में अगर चेंजिंग अगर कुछ होती या यानी मतलब या एक क्लोरीन कम होता या एक सोडियम कम होता तो हमें क्या उत्पन्न हो जाता, वहाँ पर दोष उत्पन्न हो जाता। यहाँ पर अभी दोष नहीं उत्पन्न हुआ क्योंकि सेम संख्या दिख रही है ना हमें। एक हमारे पास सोडियम का भी अनुपात है और एक क्लोरीन का भी अनुपात, एक अनुपात दोनों एक के अनुपात में, यानी कि मतलब यहाँ पर अभी कोई दोष उत्पन्न नहीं हुआ। जैसे स्टूडेंट हम यहाँ पर समझ लेते हैं, नेक्स्ट चित्र हम बना लेते हैं। नेक्स्ट चित्र में जैसे हमारे पास यही चित्र है, इसी चित्र में हम नेक्स्ट चित्र बना लेते हैं दूसरा वाला। तो दूसरे चित्र में देख लेते हैं स्टूडेंट, यहाँ जैसे सोडियम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20। तो ठीक है स्टूडेंट, जैसे हमारे पास यहाँ Na+ और Cl- और Na+ और Cl- और Na+, और यहाँ पर स्टूडेंट जैसे पर हमारे पास है Cl-, Na+ और देखा Cl- जैसे हम यहाँ पर स्टूडेंट अभी Cl नहीं लिखते क्योंकि यहाँ पर हम गोल कर दें, जैसे हमारे पास कि एक क्लोरीन गोल कर दें तो भी हमारे पास क्या उत्पन्न हो जाएगा, वहाँ दोष उत्पन्न हो जाएगा। यहाँ पर Na+ और Cl-, Na+, Cl-, Na+, Cl-, Na+। स्टूडेंट यहाँ चित्र बना लेना, आप गोला बना लेना क्योंकि यहाँ Na+ है, यहाँ पर यहाँ Cl- है, Na+ है, और यहाँ पर भी Cl-, Na+ और Cl-, Na+, Cl-। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर क्या उत्पन्न हो, एक दोष उत्पन्न होगी क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन हट गया है ना, यहाँ पर एक क्लोरीन यहाँ पर हटा दिया गया है, तो यहाँ पर क्या उत्पन्न होगा, एक दोष उत्पन्न हो जाता है। इसका अनुपात क्या हो जाएगा भाई स्टूडेंट, यहाँ पर सोडियम और क्लोरीन का अनुपात यहाँ पर कितना था, 10 सोडियम थे, 10 तो सोडियम है, यहाँ पर हमारे पास 10 सोडियम है, मगर क्लोरीन कितने बचे, अब यहाँ पर एक क्लोरीन गैप कर देते हैं, यहाँ 9 क्लोरीन बचे हैं। तो यहाँ से पता चलता है कि यहाँ क्या उत्पन्न हो गया, एक दोष उत्पन्न हो गया, जिसे हम क्या बोलते हैं, नॉन स्टाइक्योमेट्री दोष बोलते हैं। तो दोष ऐसे उत्पन्न होता है स्टूडेंट, जब हमारे पास बराबर बराबर में सोडियम और क्लोरीन थे तो वहाँ पर कोई दोष उत्पन्न नहीं हुआ था। जब हमें यहाँ पर एक क्लोरीन हमने यहाँ पर गैप कर दिया है तो हमारे पास कौन सा दोष उत्पन्न हो गया है, नॉन स्टाइक्योमेट्री दोष उत्पन्न हो चुका है। चलते स्टूडेंट्स के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो चलते स्टूडेंट नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है तीसरे का खा कि हाबर विधि द्वारा अमोनिया निर्माण की विधि लिखिए। तो लिख लेते हैं स्टूडेंट हाबर विधि। तो हाबर विधि में आपने उत्तर डाल लेना है, निर्माण की विधि लिखना है, अमोनिया निर्माण की विधि। तो इस विधि में हम लिखना है कि जब नाइट्रोजन की क्रिया जब नाइट्रोजन गैस की क्रिया हाइड्रोजन गैस के साथ Fe+MO यानी मतलब फेरस प्लस मोलिब्डेनम की उपस्थिति में 200 वायुमंडलीय दाब तथा 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं तो अमोनिया का निर्माण होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो लिखा है हमें वहीं लिख लेना है। जैसे हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन गैस N2, हम जो गैस हमेशा दो अणु के फॉर्म होते हैं, नाइट्रोजन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस, जिनकी किसकी उपस्थिति में करना है स्टूडेंट, Fe यानी फेरस प्लस मोलिब्डेनम की उपस्थिति में करना। तो यहाँ पर स्टूडेंट ये जो हमारी अभिक्रिया होती है, ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, सॉरी, यहाँ पर ऐसे चित्र बनेगा, ये हमारे एक तीर यहाँ पर और एक तीर यहाँ का बनेगा, इस अभिक्रिया को कहते हैं हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया, जो दोनों प्रकार से हो सकती है, आगे भी और
पीछे भी उसे ही हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा 2NH3 बन जाएगा, जिसे क्या कहते हैं हम अमोनिया कहते हैं। और 200 वायुमंडलीय दाब था, शॉर्टकट में लिखा जाए, और 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर हमने गर्म किया था। तो हमारे पास क्या बने स्टूडेंट, अमोनिया बन गई। तो आपको हैबर विधि में यही लिखना है कि जब नाइट्रोजन गैस की क्रिया हाइड्रोजन गैस के साथ Fe+MO की उपस्थिति में फेरस तथा मोलिब्डेनम की उपस्थिति में 200 वायुमंडलीय दाब पर तथा 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं तो अमोनिया का फॉर्मेशन या अमोनिया का निर्माण होता है। तो हमारे पास ये समीकरण है, आप यहाँ पर ये समीकरण उतार सकते हैं कि N2 प्लस हाइड्रोजन गैस और एरो लगाकर डबल एरो Fe+MO बटे 200 वायुमंडलीय दाब 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर, तो हमारे पास क्या बना 2NH3 बन जाएगा। तो चलते हैं स्टूडेंट इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या कह रहा है। तो चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है तीसरे गा कह रहा है कि उप सहसंयोजन संख्या को उदाहरण की सहायता से समझाइए। तो समझ लेते हैं स्टूडेंट उप सहसंयोजन संख्या क्या है। तो आप हेडिंग डाल लेते हैं उप सहसंयोजन संख्या, और मैं डायरेक्ट उत्तर में लिखे दे रहा हूँ स्टूडेंट। हेडिंग डाल के आप लिख सकते हैं क्या उप सहसंयोजन संख्या। उत्तर में मैं आपको लिखे दे रहा हूँ डायरेक्ट कि धातु 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 आयन धातु आयन की धातु आयन से जुड़े धातु आयन से जुड़े हुए दाता परमाणुओं की संख्या उप सहसंयोजन संख्या कहलाती है। उप सहसंयोजन संख्या कहलाती है। उदाहरण में स्टूडेंट उदाहरण में आपको लिखना है। उदाहरण में CO यानी मतलब कोबाल्ट NH3 का होल ऑफ 6 कोष्टक बंद Cl2। तो यहाँ पर कोबाल्ट की जो ऑक्सीकरण यानी मतलब उप सहसंयोजन संख्या स्टूडेंट लिख देता हूँ मैं। कोबाल्ट CO की उप सहसंयोजन संख्या 6NH3 जुड़े होने के कारण कितनी है 6। तो हमें देख लेते हैं जो हमारे पास सेंट्रल एटम है यह कितने दाता परमाणु से जुड़ा है 6NH3 दाता परमाणुओं से जुड़ा है, और इसीलिए इसे कोबाल्ट की या उपसर्ग संख्या भी कितनी है 6 है, क्योंकि 6 दाता परमाणुओं से जुड़ा है तो उपसर्ग संख्या भी कितनी हो जाएगी कोबाल्ट की 6 हो जाएगी स्टूडेंट। तो इसके बाद हम चलते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कह रहा है। तो चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन में तीसरे घा कहता है कि प्रोटीनों के विकृतीकरण की व्याख्या कीजिए। तो प्रोटीनों की विकृतीकरण की व्याख्या लिखना है आपको उत्तर में लिखना है स्टूडेंट। उत्तर में हम लिखे दे रहे हैं कि जब प्रोटीन जलीय विलयन में गर्म की जाती है या इनमें प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार मिलाया जाता है तो इनका अवक्षेपण
तो इनका क्या हो जाता है, अवक्षेपण हो जाता है। तो इनका क्या हो जाता है स्टूडेंट, अवक्षेपण हो जाता है। अवक्षेपित 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 अवस्था अवक्षेपित अवस्था में प्रोटीन विकृति विकृतिकृत प्रोटीन कहलाती है। तो आपको क्या लिखना है कि जब प्रोटीन जलीय विलयन में गर्म की जाती है या इनमें प्रबल अम्ल या प्रबल अम्ल जैसे HCl, अब प्रबल क्षार जैसे NaOH मिलाया जाता है प्रोटीन में, तो इनका अवक्षेपण हो जाता है स्टूडेंट। अवक्षेपित अवस्था में प्रोटीन विकृतिकृत प्रोटीन कहलाती है। ठीक है ना स्टूडेंट। इसके बाद चलते हैं और लिख लेते हैं कि विकृतिकृत के दौरान विकृतीकरण प्रोटीन की 2 डिग्री और 3 डिग्री संरचनाएं नष्ट हो जाती हैं। लेकिन स्टूडेंट 1 डिग्री संरचनाएं अप्रभावित रहती हैं। इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता 1 डिग्री में। और 2 डिग्री और 3 डिग्री संरचना क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती हैं। ठीक है ना, गर्म करने पर। इसके बाद देख लेते हैं उदाहरण में, जैसे हम उदाहरण में लेते हैं स्टूडेंट, उदाहरण में हम देख लेते हैं उदाहरण में कि उबालने पर अंडे की सफेदी प्रोटीन का स्कंदन विकृतीकरण का सामान्य उदाहरण है। आप उदाहरण इसका अपने घर में ले सकते हैं अंडे उबालकर। तो उबालने पर अंडे की सफेदी या प्रोटीन का स्कंदन विकृतीकरण का सामान्य क्या है, उदाहरण है। तो चलते इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट हमारा चौथा का क्या कह रहा है। ठीक है, तो चलते स्टूडेंट चौथे का कह रहा है हमारा कि कॉपर सल्फेट CuSO4 विलयन को 1 एम्पियर की धारा से 900 सेकेंड तक वैद्युत अपघटित किया गया। कैथोड पर निक्षेपित कॉपर के द्रव्यमान की गणना कीजिए। या कॉपर का जो दिया हुआ है बराबर 63, यानी मतलब द्रव्यमान दिया हुआ है, द्रव्यमान की गणना करना है कॉपर की। और कॉपर का जो दिया हुआ है यहाँ पर 93 लिखा है। ठीक है ना स्टूडेंट। इसके बाद देखना है हमें जो समय का क्या क्या दिया वो हम पहले बार उतार लेते हैं इसमें। तो हल करते हैं स्टूडेंट, इसका हल करते हैं। उत्तर में लिखना है आपको हल करके, इसमें लिखना है जो दिया हुआ हम उतार लेते हैं 1 एम्पियर, यानी आई का मान स्टूडेंट दिया हुआ है। आई का मान कितना दिया हुआ, 1 एम्पियर दिया हुआ है, 1 एम्पियर दिया हुआ। ठीक है, 1 एम्पियर। और समय भी दिया हुआ, यानी मतलब टाइम दिया हुआ है 90 सेकेंड दिया हुआ। कितना दिया हुआ, 90 सेकेंड। तो हमें पता है स्टूडेंट यहाँ पे हम जानते हैं कि Q बराबर, यानी वो Q बराबर क्या होता है, IT। Q बराबर क्या होता है स्टूडेंट, IT। ठीक है, Q बराबर IT होता है सूत्र। हम देखते हैं कि Q बराबर I का मान कितना हुआ है 1 और T का मान कितना हुआ है 900 दिया हुआ है। और तो Q बराबर हमारे पास यहाँ कितना निकलेगा 900। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे पास इतना निकल आया।
यहाँ पर हम देखते हैं कि 2F या फेरेड बराबर जो दिया हुआ है एक कॉपर के कितना होता है, एक कॉपर के होता है। 2F बराबर होता है एक कॉपर के जो है हमारे पास F जब फैराडे नियतांक है इसका जो मान होता है 69500, ये होता है एक कॉपर के बराबर। किसके होता है, एक कॉपर के बराबर। एक कॉपर के बराबर होते कितने के, इतना जो मान दियो 2 × 96500 एक कॉपर के बराबर होता है स्टूडेंट। और जो ये एक कॉपर के बराबर हो, इसके बाद जो हम देखते हैं यहाँ पर एक कूलाम बराबर कितना आएगा। जैसे हम यहाँ निकालें एक कूलाम बराबर, इसमें हमें यहाँ लिखना है कूलाम, इसमें अभी क्या लिखना है, कूलाम लिख लेते हैं। हमें यहाँ पर ये आया है जो मान, ये हमारे कूलाम में आया है। हम जानते हैं कि एक कूलाम बराबर निकालें हम एक कूलाम बराबर अगर निकालें स्टूडेंट, तो हमारे पास क्या आ जाए, एक बट्टे में ये सभी चले जाएंगे 2 × 96500, ये आ गया एक कूलाम बराबर आ गया स्टूडेंट। अगर हमारे पास कितना 900 दिया हो, 900 कूलाम, तो 900 कूलाम बराबर देख लेते हैं। तो 900 कूलाम बराबर कितना आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा 900 अब बट्टे 2 × 96500, ये हमारा 900 कूलाम बराबर आ गया स्टूडेंट। 900 गुणा यहाँ पर करा दिया, 900 गुणा यहाँ पर भी करा दिया, तो हमारे पास इतना आ जाएगा 900 कूलाम बराबर आ जाएगा 900 बट्टे 2 × 96500, इतना आ गया। हम देख लेते हैं हमें क्या निकालना है, कॉपर का द्रव्यमान निकालना है। तो हम लिख देते हैं कॉपर का द्रव्यमान बराबर का 63, यानी वो 63 दिया हुआ कॉपर का, तो 63 × 900 बट्टे 2 × 96500, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पर 0 से 0 काट देते हैं, और इसके बाद जो कैलकुलेशन करने पर, इस जो कैलकुलेशन को गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद इसमें जो गुणा करेंगे, इसके बाद जो भाग देंगे वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो कॉपर का द्रव्यमान कितना आ जाएगा, कॉपर का जो द्रव्यमान आ जाएगा, यहाँ पर कॉपर का द्रव्यमान आ जाएगा 0.2938, ये हमारे पास ग्राम में आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। इसको हल करने के बाद ये हमारा क्या है, आंसर है। अब इसके बाद चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो चलते हैं प्रिय स्टूडेंट, चौथे का खा कह रहा है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखे। नंबर 1 टिंडल प्रभाव, नंबर 2 ब्राउनी गति। देखते हैं टिंडल प्रभाव क्या है। आप यहाँ पर सबसे पहले डाल देंगे हेडिंग टिंडल प्रभाव। क्या डालेंगे, टिंडल प्रभाव। तो हेडिंग है यहाँ पर टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव क्या होता है स्टूडेंट कि जब किसी कोलाइडी विलयन में प्रकाश प्रवाहित किया जाता है तो प्रकाश कणों का या प्रकाश का कोलाइडी कणों से टकरा कर चारों दिशा में फैल जाना ही टिंडल प्रभाव कहलाता है। ये क्या है कि जब किसी कोलाइडी विलयन में प्रकाश प्रवाहित किया जाता है या प्रकाश डाला जाता है, तो प्रकाश का कोलाइडी कणों से टकरा कर चारों दिशा में फैल जाना ही टिंडल प्रभाव कहलाता है। जब प्रकाश प्रवाहित करेंगे स्टूडेंट कोलाइडी विलयन में, तो प्रकाश के जो भी कण होंगे वो सभी चारों दिशा में फैल जाएंगे, और इसी घटना को क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो चलते इसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग है स्टूडेंट ब्राउनी गति। इसके बाद जो दूसरी हेडिंग है वो हमारे पास क्या है, ब्राउनी
गति, ब्राउनी गति। तो ब्राउनी गति में देख लेते हैं स्टूडेंट की ब्राउनी गति किसे कहते हैं कि कोलाइडी विलयन में उपस्थित कोलाइडी कणों की टेढ़ी मेढ़ी गति को ही ब्राउनी गति कहते हैं। तो आपको लिखना क्या है स्टूडेंट कि कोलाइडी विलयन में उपस्थित कोलाइडी कणों की टेढ़ी मेढ़ी गति को ही ब्राउनी गति कहते हैं। ये हमें क्वेश्चन पूछा स्टूडेंट, हमने बता दिया आपको टिंडल प्रभाव क्या है और ब्राउनी गति क्या है। जो कोलाइडी विलयन होता है उस कोलाइडी विलयन में जो कोलाइडी कण होते हैं उन पर प्लस चार्ज और माइनस चार्ज पाया जाता है, इसीलिए वो क्या करते हैं, गति करते रहते हैं और उसी गति को हम ब्राउनी गति कहते हैं। वो कैसी गति करते हैं, वो टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं कि कोलाइडी विलयन में उपस्थित कोलाइडी कणों की टेढ़ी मेढ़ी गति को ही ब्राउनी गति कहते हैं। तो चलते स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन में। चौथे गा क्या कह रहा है हमारा चौथे गा। तो चौथे गा कह रहा है स्टूडेंट कि गैब्रियल थायलीमाइड संश्लेषण की विधि एवं रासायनिक समीकरण लिखिए। तो आपको उत्तर में लिखना है यहाँ पर, तो उत्तर में लिखना है स्टूडेंट, उत्तर में कि इस विधि में थैलीमाइड को KOH की क्रिया द्वारा पहले पोटेशियम थैलीमाइड में परिवर्तित किया जाता है। तो इसमें देख लेते हैं थैलीमाइड का जो स्ट्रक्चर बनता है स्टूडेंट कैसे बनता है। ये हमारे पास क्या हो गया, बेंजीन रिंग और COO या CO और CO और NH, ये क्या है हमारा थैलीमाइड है। ये थैलीमाइड, ये क्या स्टूडेंट, थैलीमाइड। इसकी क्रिया किसके साथ, KOH के साथ करेंगे। तो हमारे पास देखिए यहाँ पर क्या बनता है, बेंजीन रिंग और CON के यानी पोटेशियम और H2O यहाँ पर निकल जाएगा, यहाँ पर निकालते हैं H2O, ये बन गया स्टूडेंट। अब इसमें लिखना है कि पोटेशियम थैलीमाइड थैलीमाइड को जब एल्किल हैलाइड के साथ गर्म किया जाता, ये क्या बन गया स्टूडेंट, यहाँ पर बन गया है पोटेशियम थैलीमाइड। ये क्या, इसका नाम लिख सकते हैं, इसका नाम पोटेशियम थैलीमाइड नाम स्टूडेंट आप लिख लेना, पोटेशियम थैलीमाइड, इसका नाम क्या है, पोटेशियम थैलीमाइड। ठीक है स्टूडेंट। तो इसमें क्या किया जाता है, तब एन एल्किल थैलीमाइड बनता है। क्या बनता है, एल्किल थैलीमाइड बनता है। और यह है 20% हाइड्रोक्लोरिक यानी HCl के साथ उच्च दाब
उच्च दाब पर गर्म किए जाने पर जल अपघटित हो जाता है और प्राथमिक एमीन देता है या बनता या देता है। तो यहाँ पर देख लें पोटेशियम थाइलीमाइड के स्ट्रक्चर उतार लेते हैं स्टूडेंट। ये क्या है हमारे पास, ये सी है कार्बन और CO ये पोटेशियम थाइलीमाइड है ये। अब पोटेशियम थाइलीमाइड क्रिया RI के साथ जब कराएंगे N एल्किल हैलाइड, ये एल्किल है, ये क्या हैलाइड है हाइड्रोजन, तो क्या बन जाएगा हमारे पास KI निकल जाए, यहाँ पर KI निकल जाएगा माइनस में, और हमारे पास स्ट्रक्चर बन जाएगा किसका, N एल्किल थाइलीमाइड। क्या बन जाएगा, N एल्किल थाइलीमाइड का बन जाएगा स्टूडेंट। ये हमारे पास क्या है, ये N एल्किल यानी मतलब N एल्किल थाइलीमाइड, एल्किल ग्रुप लग गया तो N एल्किल थाइलीमाइड, N नंबर में लगाया तो N एल्किल थाइलीमाइड इसका नाम है। क्या नाम है इसका, N एल्किल थाइलीमाइड नाम है स्टूडेंट। इसका नाम लिखे दे रहा हूँ, N एल्किल थाइलीमाइड, N एल्किल थाइलीमाइड। और इसकी भी क्रिया करा देना है, इसका जल अपघटन कराएंगे आप, इसका भी स्ट्रक्चर ये CONR। तो देखिए यहाँ पर 2H2O 20% HCl के साथ, तो हमारे पास क्या बन जाएगा यहाँ पर स्टूडेंट, प्राथमिक एमीन और थाइलिक एसिड प्राप्त हो जाएगा। ये क्या प्राप्त होगा, इसका नाम है थाइलिक एसिड, और RNH2 यहाँ पर प्राथमिक एमीन, इसका नाम क्या है, ये प्राथमिक एमीन है। ये क्या स्टूडेंट, प्राथमिक एमीन, इसका नाम है थाइलिक एसिड। नाम लिखे दे रहा हूँ, थाइलिक अम्ल या थाइलिक एसिड, इसका नाम क्या है, थाइलिक अम्ल। तो चलते स्टूडेंट, ये हमारा ये चौथे का घा हो गया। अब चौथे का घा में चलते हैं। तो चलते हैं प्रिय स्टूडेंट, चौथे का घा कह रहा है कि ग्लूकोज की निम्नलिखित से अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। नंबर 1 ब्रोमीन जल, नंबर 2 सांद्र HNO3 के साथ। तो देख लें स्टूडेंट, उत्तर है आपका यहाँ पर, उत्तर पहले वाले हम देख लेते हैं। पहले वाले में नंबर 1 है हमारे ब्रोमीन के साथ कराना है, ब्रोमीन जल के साथ ग्लूकोज की। तो हमारे पास यहाँ क्या है, ये ग्लूकोज है CHOH का होल 4 और CH2OH, ये क्या स्टूडेंट, ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज है। इसकी क्रिया कराना है ब्रोमीन वाटर, यानी वो तो ऑक्सीडेशन होगा इसका, और Br2 ब्रोमीन वाटर कह रहा है ना, ब्रोमीन वाटर, तो ब्रोमीन वाटर। तो यहाँ पर स्टूडेंट इसकी क्रिया कराने से हमारे पास बनेगा COOH और CHOH का होल 4 और CH2OH। इसका नाम है स्टूडेंट, इसका नाम है ग्लूकोनिक अम्ल। इसका क्या नाम है, ग्लूकोनिक अम्ल, इसका नाम है ग्लूकोनिक अम्ल। जब ब्रोमीन के साथ कराएंगे, जब ग्लूकोज की ब्रोमीन वाटर के साथ कराएंगे, क्या बनेगा आपका, ग्लूकोनिक अम्ल। जो इसके बाद नेक्स्ट अभिक्रिया स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारी सांद्र HNO3 के साथ, यानी कि मतलब दूसरी नंबर है कि CHOH का होल 4 और CH2OH। इसकी क्रिया कराना है सांद्र HNO3। तो यहाँ भी ऑक्सीडेशन होगा, यानी मतलब कंसंट्रेट HNO3 के साथ कराना है स्टूडेंट। तो हमारे पास बन जाएगा COOH और CHOH का होल 4 और COOH। इसका नाम है साइक्रिक एसिड। इसका क्या नाम है स्टूडेंट, साइकेरिक अम्ल। इसका क्या नाम है, साइकेरिक अम्ल। तो चलते हैं पे स्टूडेंट।